हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हमने विद्युत चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था हमने। फर्स्ट पार्ट कर लिया था उसका। लास्ट हमारा पार्ट जो था वो प्रतिरोध की निर्भरता पर था। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है तो उसको हम कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, आज हम सीखेंगे। मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, ठीक है। इसमें ये बैटरी लगी हुई है, अमीटर, कुंजी और ये बल्ब का है निशान, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। श्रेणी क्रम में ये होता है जैसा कि लिखा गया है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे से, यानी कि एक प्रतिरोध है, इसके अंतिम सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एक सिरे को जोड़ दिया जाता है। इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे प्रतिरोध है, इसको हम लिखेंगे R1, ये R2 और ये R3। यहाँ पे धारा जो है वो समान रहने वाली है और जो यहाँ पर विभवांतर है वो अलग अलग रहने वाले हैं। तो इसका सूत्र हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें जो विभवांतर है, ठीक है, वो यहाँ पे अलग अलग है। तो विभवांतर कौन से? V1 प्लस V2 प्लस V3, ये विभवांतर है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। और धारा यहाँ पे सब में समान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओम का नियम क्या कहते हैं। ओम का नियम होता है V = IR, ये ओम का नियम होता है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ऐसे ही हम समीकरण बनाएंगे कि भाई अगर हम V की जगह लिखें कि V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर IR3, क्योंकि यहाँ पर सभी जो मान हैं धारा के वो धारा के मान समान है, जबकि प्रतिरोध और विभवांतर अलग अलग है। अब ये जो मान है हमने इसको समीकरण 3 मान लिया। अब हम इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 व 3 के मान को हम 1 में रखेंगे। तो 1 में रखने पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में V का मान रखना है। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ पर लिखेंगे कि IR, फिर V1 की जगह क्या रखेंगे? IR1 प्लस V2 की जगह IR2 प्लस V3 की जगह IR3, जो कि हमने मान रखे हैं ये समीकरण बनाकर, क्योंकि धारा समान है और विभवांतर अलग अलग है, प्रतिरोध भी अलग अलग है, R1, R2, R3। इनके मान को हमने समीकरण 1 में रखा और V बराबर क्या होता है? IR, जो यहाँ पे रख दिया। हमें एक समीकरण ये मिला। अब हम यहाँ पे IR को एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे I को कॉमन ले लेंगे। I को कॉमन लेने पर हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 अंदर कोष्टक के अंदर रखना है। फिर यहाँ पे I से I हमें कैंसिल कर देना है। बचेगा जो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यह हमारा इसका सूत्र आ जाता है। यह हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र इसमें आ जाता है। अब हम देखने वाले हैं समांतर क्रम का संयोजन। इस संयोजन में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध को एक ही बिंदु से जोड़ा जाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर ये प्रतिरोध दिया गया है, इसको एक ही बिंदु में हम जोड़ रहे हैं। जबकि जो श्रेणी क्रम था तो श्रेणी क्रम में लाइन से ऐसे प्रतिरोध को जोड़ रहे थे, और जबकि समांतर क्रम में एक ही लाइन में इसको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो धारा का मान है, ठीक है, यहाँ पर धारा का मान क्या है? अलग अलग है, और विभवांतर का मान 1 है। तो हम श्रेणी क्रम में हम देख रहे थे कि विभवांतर का जो मान था वो क्या था? अलग अलग था, मतलब कि V1, V2 ऐसे था। जबकि इसमें क्या है? V समान है और धारा का मान अलग है। तो हम धारा के मान के लिए इसमें मानेंगे कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि धारा का मान अलग अलग है। फिर हम प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं, तो जैसा कि हम उसमें मान रहे थे प्रतिरोध इसमें भी वैसे ही मानेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोध का मान भी ऐसे ही रखेंगे। तब हम क्या करेंगे? ओम्स का लॉ लिखेंगे, V बराबर IR, यह हमारा समीकरण 2। अब हमें करना क्या है
कि इससे हमें किसका मान लिखना है, आई का। तो हम क्या करेंगे, आई को इधर ही रखेंगे और इस आर को इधर भेजेंगे, तो वी अपॉन आर हो जाएगा। तो ऐसे ही आई का मान 3 बार बना लेंगे कि आई बराबर वी अपॉन आर वन, मतलब कि आई वन बराबर वी अपॉन आर वन, आई टू बराबर वी अपॉन आर टू और आई थ्री बराबर वी अपॉन आर थ्री, क्योंकि विभवांतर यहाँ पे समान है। अब ये जो मान हमें मिले हैं, ये तीनों जो हमें मान मिले हैं, इसको हमें यहाँ पे I1, I2 और I3 में फिल करना है। I का मान हमने निकाला है ये, ठीक है, ये वाला जो मान है ये I का है। तो I की जगह पे हम क्या रखेंगे, V अपॉन R बराबर I1 की जगह V अपॉन R1। तो हम लिखेंगे V अपॉन R1 बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ऐसे इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर V अपॉन R1 को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ से V कॉमन लेंगे। जब भी V को कॉमन लेंगे तो V बार आएगा, और जब भी कॉमन लेंगे तो ये बट्टे में है तो इनके ऊपर 1 लग जाएगा। 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। फिर हम V से V को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर यहाँ पे 1 अपॉन R1 ये हो जाएगा, बचेगा इसका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा जो सूत्र आता है ये समांतर क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। अब इस सूत्र का प्रयोग हम जब भी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये समांतर क्रम का सूत्र है, जबकि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या था हमारा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र था। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि धारा जो है वो अलग अलग है और विभवांतर समान है और प्रतिरोध तो अलग अलग ही रखने हम, क्योंकि 3 प्रतिरोध ले रहे तो तीनों का R1, R2, R3 ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा सूत्र बन गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कुछ अपने तरीके से इसके नोट्स बनाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स इसके बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमने समांतर क्रम के लिए एक क्वेश्चन लिया है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जब 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम हल करेंगे इसको। सबसे पहले समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे हमें R1, R2 दिया हुआ है। R1 कितना है, 2 ओम क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। R2 कितना है, 4 ओम और R3 कितना है, 6 ओम। जो भी मान ऊपर दिया गया है इसमें हम रख देंगे। 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब इसको हल करेंगे हम। हल करने के लिए हमें एलसीएम देना पड़ेगा। 2, 4, 6 तीनों का एलसीएम में बट्टे में आता है 12, ठीक है। 2 के पहाड़े में 12 कितना बार आता है, 2 छिंग 12, 4 ती 12 और 6 दूनी 12। 1/R बराबर, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 11/12। अब हमें इसको हल करने के लिए इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर R लिखते हैं यहाँ पर और 1 नीचे लगाते हैं तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करते ही 12 ऊपर और 11 नीचे आ जाएगा ताकि हमें एक्चुअल मान मिल सके। अब इसको हल करेंगे तो 11 के टेबल में 12 कितनी बार कटेगा, 1 टाइम, 1 बचा, पॉइंट लगा 10, फिर 0 लगा है 100। 11 के टेबल में 11 नाम 99, तो 9 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है तो इसका मान ओम में आ जाएगा। तो ये हमारा शॉर्टली ये हल हो गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब होता है कि जब भी एक तार में आप किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करते हैं, आपके पास कोई तार है, अगर उसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊर्जा कंज्यूम होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि
यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ पर कोई तार है, अगर इसमें आप विद्युत के साथ अगर ऊष्मा भी पैदा हो रही है, विद्युत के साथ अगर ऊष्मा भी पैदा हो रही है, जैसे कि एग्जाम्पल ले, घर में जो इस्त्री होती है, प्रेस, तो उसमें क्या होता है, विद्युत जनरेट करते हैं तो उसमें विद्युत के साथ साथ ऊष्मा भी पैदा होती है, इस्त्री गर्म होने लगती है। जो घर में टोस्टर होता है, तो टोस्टर में क्या होता है, उसको विद्युत देते हैं लेकिन वो ब्रेड को क्या करता है, गर्म कर देता है और ब्रेड को सेक देता है। तो जैसे कि टोस्टर, इस्त्री, ये इसका उदाहरण है। तो विद्युत से क्या ऊष्मा भी पैदा हो सकती है। अब इस ऊष्मा को हम कहेंगे क्या, अब इस ऊष्मा को हम कहेंगे कि कोई भी परिपथ हो, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे उस स्रोत की ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। किसमें, ऊष्मा में, ऊष्मा के रूप में निकलती है, जिससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब ये हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा। फिर इसके उदाहरण है कि जैसे कि हीटर, गीजर, इस्त्री, ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आप एक R प्रतिरोध का कोई तार लीजिए, उसके सिरों के बीच विभवांतर V है और समय क्या T है। R प्रतिरोध का कोई तार है, R प्रतिरोध का कोई तार है, तो उसके बीच जो विभवांतर है वो तो क्या है, V, और जो समय है वो क्या है, T, और उसमें आवेश जो है वो कितना है, Q, प्रवाहित हो रहा है। उस परिपथ में निम्न शक्ति होगी। अब शक्ति की बात करें तो जो ऊष्मा पैदा हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, शक्ति। पहले जो पावर जो बराबर होती है शक्ति, शक्ति में क्या होता है, हम कार्य करते हैं तो W/T, मतलब कि शक्ति बराबर, ये पावर यानी शक्ति को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, P बराबर W/T। तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा बन गया। दूसरा समीकरण है कि V बराबर, हम क्या पढ़ते हैं, W/Q। ये जो सूत्र है आपको याद हो तो ये विभवांतर का सूत्र है। किसका है, विभवांतर का। तो विभवांतर को हम क्या कहते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो विभवांतर कहलाता है। अब इसी को हमने हल किया, W को इसको यहीं पे रखा, ठीक है, और Q को इस तरफ भेजा, तो ये समीकरण क्या बना, W बराबर VQ। दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया। अब तीसरी पोजीशन पे क्या है, इसी P में ये W का मान रख देंगे। तो इसमें P का मान रखा तो क्या आएगा, W की जगह VQ आ जाएगा, यानी कि QV या VQ बोलो, और T है तो इसके नीचे T आ गया। अब यहाँ पर V को आप क्या करोगे, बाहर निकालोगे। जैसे आप V को बाहर निकालते हो नीचे T रहता है और Q/T बन जाता है। अब ये Q/T जो होता है ये I बराबर QT हम लिख सकते हैं इसको, मतलब कि जो I बराबर होता है वो क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। हम धारा को किस में कंसिडर करते हैं, आवेश बटा समय में या टाइम में। तो इस I की जगह, इस Q/T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I, तो हम क्या लिखेंगे, P बराबर V और Q/T की जगह I लिख सकते हैं। तो हमारा सूत्र बना कि जो पावर होगी वो किसके बराबर होगी, विभवांतर और धारा की। यहाँ पे प्रतिरोध भी किसके बराबर होता है, विभवांतर और धारा की। तो यहाँ पर सूत्र पावर का क्या बना, P बराबर VI, शक्ति का। अब शक्ति भी उसे ही कहेंगे हम कि जो इसमें जनरेट होने वाली किसी भी तार में विद्युत धारा और विभवांतर अगर हो तो उसमें जो जनरेट होने वाली ऊष्मा जो होती है वो शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति। अब यहाँ पे जो एक नियम होता है, शॉर्टली नियम है कि विद्युत धारा I द्वारा T समय में उत्पन्न ऊष्मा, तो ऊष्मा को हम क्या लिखते हैं, H से। किससे लिखते हैं, ऊष्मा को H से प्रेजेंट करते हैं, हीट से। हीट बराबर VIT। अब यहाँ पे VIT इसने लिखा क्योंकि I और T समय में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कर रहे हैं। अब ये एक समीकरण बना हुआ है, यहाँ पर V बराबर क्या है, IR। तो H बराबर हम क्या रखेंगे, V की जगह IR, तो IR गुणा IT, I यहाँ पे गुणा हो जाएगा I² RT। तो ये जो होता है ये जूलन का तापन नियम कहलाता है। इसका क्वेश्चन इतना आता नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं, जूलन का तापन नियम कहते हैं।
अब इस नियम के अनुसार हम 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे कि इस नियम के अनुसार हम पढ़ रहे कि जो विद्युत धारा है, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और विद्युत धारा के समानुपाती है, पहला ये। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो ऊष्मा है ये इन सब के क्या है, समानुपाती में है, बराबर में है एक तरीके से, ठीक है। ये हमारा झूलन का तापन नियम होता है। अब आप इसको ऐसे बता सकते हो कि ऊष्मा के समानुपाती है धारा, ऊष्मा के समानुपाती है ऊष्मा के वर्ग के समानुपाती है धारा, ऊष्मा के समानुपाती है प्रतिरोध और ऊष्मा के समानुपाती है समय। ये झूलन का तापन नियम होता है। शक्ति जो होती है किसी भी तार में प्रवाहित की गई ऊष्मा जो कि विभवांतर और धारा के द्वारा बनाई जाती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, शक्ति। शक्ति किसके बराबर होती है, विभवांतर और धारा के। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे यूजेस हैं। सबसे पहले जैसे कि टोस्टर, केतली, इस्त्री बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो बल्ब में टंगस्टन धातु लगता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। बल्ब के बीच एक धातु देखा होगा टंगस्टन, उसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अब बल्ब के तंतु की आयु बढ़ाने के लिए इसमें अक्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी रहती है। तापीय प्रभाव मैं आपको एडवांस में बता दूं कि यहाँ पे जो इस्त्री होती है, इस्त्री में एक तरीके से मिश्र धातु लगी हुई रहती है। कौन सी धातु, मिश्र धातु। और जहाँ पर मिश्र धातु आती है तो मिश्र धातु एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सकते हैं, मतलब कि यह शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है और अवशोषित होकर उस पदार्थ को गर्म करने लगता है। उस पदार्थ को पूरी तरीके से क्या करता है, डैमेज नहीं करता है, गर्म करने लगता है। जैसे कि हमारे घर में इस्त्री, विद्युत हीटर या केतली होते हैं। अब यहाँ पे मिश्र धातु लगा हुआ होता है, यहाँ पे टंगस्टन में भी लगा हुआ रहता है। जो बल्ब होता है, बल्ब के बीच में एक धातु पाई जाती है जिसको बोलते हैं टंगस्टन, ठीक है। अब जो मैंने आपको विद्युत शक्ति के बारे में बताया था वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई। किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विभवांतर और धारा द्वारा क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसकी दर क्या कहलाती है, शक्ति। इसको P से दर्शाया जाता है, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर VI। अब शक्ति का ऐसा ही मात्रक एक तो वॉट होता है और व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट ज़्यादातर प्रयोग में आता है। अब यहाँ पे V बराबर IR होता है, तो इसको थोड़ा सॉल्व किया हुआ है। P बराबर क्या होगा, V की जगह IR लिखा हुआ है, तो V की जगह IR लिख देंगे और I का सेम फिर P बराबर I²R, जो कि हम पढ़ते हैं I बराबर V/R होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 3 समीकरण बढ़ गए। पहला तो एक तो ये सूत्र है, ठीक है। दूसरा है कि ये V बराबर IR ओम का ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। तीसरा है कि इन दोनों में हमें मान रखे गए, क्योंकि P में P तो वही है, V की जगह क्या आ गया, IR, और जबकि I वही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया है, I से I गुणा किया तो I², R एज इट इज़। I बराबर क्या हुआ, V/R होता है। I बराबर क्या होता है, V/R, क्योंकि ओम्स लॉ में धारा के मान को बताने के लिए I यहीं रख देते हैं और जो ओम्स का लॉ होता है, ओम का लॉ क्या होता है, ये रहा, तो I को यहीं रख दे तो R की इधर देते, तो V/R, I बराबर क्या होगा, V/R। अब ये जो I का मान है, ठीक है, V/R, अब इसमें क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, V/R बराबर P बराबर V गुणा VR। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देगा, ये एक स्टेप यहाँ पे रह गया, क्योंकि अगर मान रखते इसमें P वाले में I की जगह, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई P बराबर I² है और ये वाला मान रखना है I में, तो क्या होगा V² बट्टा R², और ये जो R है ये यहीं पे रह जाएगा गुणे में। अब इस R से एक R कैंसिल, तो हमारा मान क्या बचेगा, V²/R। ये इसका मान आ जाता है। ये डायरेक्टली था तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएगा, तो इसका हल ऐसे हुआ है, बीच में एक स्टेप रह गया था। तो यहाँ पर शक्ति हमने ज्ञात की
एक वॉट किसे कहते हैं? यदि किसी विद्युत तार में 1 एम्पीयर आप धारा प्रवाहित करते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है? धारा और विभवांतर के। अगर किसी विद्युत तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित की जाती है तो विद्युत शक्ति 1 वॉट होगी। अगर धारा कितनी हो? 1 एम्पीयर और विभवांतर पे कितना हो? 1 वोल्ट, तो हमारी शक्ति भी क्या होगी? 1 वॉट। यहाँ पे मैंने वोल्ट कहा है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। 1 वोल्ट अगर हो और धारा कितनी हो? 1 एम्पीयर, तो शक्ति कितनी होगी? 1 वॉट।